हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग और उसके टाइप्स। हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था। हमने बताया था आपको कि कोवलेंट बॉन्ड का ही एक पार्ट होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कुछ बुक्स में 3 टाइप्स अलग अलग करके दे रखे हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, और मेनली एनसीईआरटी में और कुछ बुक्स में कोऑर्डिनेट को कोवलेंट का ही टाइप बताया गया है। क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेट को कोवलेंट का ही पार्ट मानते हैं। होता क्या है आपको याद हो, आपने मुन्ना भाई तो देखी होगी मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें क्या होता है भाई, जब मुन्ना स्वामी के साथ रूम शेयर करने जाता है तो अपने साथ टेलीविजन, फ्रिज ये सब लेकर आता है और क्या कहता है स्वामी से, स्वामी इस पर तेरा भी अधिकार है ये जो मैं लाया हूँ टेलीविज़न, फ्रिज, ये सब चीज़ें तू भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है मेरा, लेकिन तू भी इसको यूज़ कर सकता है, हम दोनों को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो शेयरिंग है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है, सिर्फ एक एटम, दो एटम्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, सिर्फ एक एटम के द्वारा। तो इसे हम बोलेंगे अनइक्वल शेयरिंग, ये कहलाएगी अनइक्वल शेयरिंग। और इस टाइप की शेयरिंग से बनता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे, जैसे मान लिया हमारा सबसे फेमस एग्जांपल है इसका NH3 एंड BF3। अमोनिया के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 तो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, बचे 2। अब इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है ना भाई। देखो मुन्ना को अपने साथ एक दोस्त चाहिए ना टेलीविजन देखने के लिए, अकेले अकेले कहाँ मन लगेगा उसका, है ना, तभी तो उसको सेटिस्फेक्शन होगा। तो वो स्वामी से कहता है यार चल ठीक है, मेरा टेलीविजन तू भी इस्तेमाल कर, मैं भी इस्तेमाल करूंगा, मेरा फ्रिज तू भी इस्तेमाल कर, मैं भी इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। डेट इज द अनइक्वल शेयरिंग। अब होता क्या है, नाइट्रोजन के पास कितने हैं इस समय, कितने कहने को 8 पूरे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेगा यार, मैं तो सेटिस्फाइड हुई हूँ, चलो भाई BF3 आया, वो कहता है भाई देखो मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं है, मेरे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बोरॉन का कितना होता है, 5 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है 3 रहते हैं, 3 में मैंने फ्लोरीन के साथ एक शेयर कर लिया, 6 हो गए मेरे पास, अभी मुझे 2 और चाहिए, आई नीड 2। तो वो क्या कहता है, नाइट्रोजन चल कोई बात नहीं यार, तू मेरे पास आ जा, मेरे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बात ये है कि उसको इस्तेमाल मैं भी करूंगा, ठीक है ना, और तू भी कर लियो, मैं भी करूंगा इस्तेमाल और तू भी कर लियो। बोरॉन कहता है चल भाई ठीक है, थैंक्स यार हम दोनों मिलकर तेरे इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अधिकार दोनों का रहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है किसके, नाइट्रोजन के। डेट इज अनइक्वल शेयरिंग। अब ये जो शेयरिंग होगी इस टाइप की, हम इसको बोलेंगे अनइक्वल शेयरिंग। तो इससे जो मॉलिक्यूल बनकर आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, एक तीर का निशान लगाएंगे जिससे ये डिनोट करेगा यहाँ कौन सा बॉन्ड है, डेट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर तीर का निशान लगता है, किस ओर लगता है, जिसको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो तीर का निशान उधर की ओर लगता है, क्योंकि भाई दोनों में यहाँ कौन है, नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन अनइक्वल शेयरिंग करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की बोरॉन के साथ, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डाल रहा है ना शेयरिंग में, तो तीर किसकी तरफ लगेगा, बोरॉन की तरफ। क्लियर हो गई बात। डेट इज एक, इसको हम बोलते हैं एरो, किसके द्वारा हम शो कर रहे हैं, एक एरो के द्वारा इसको शो कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। एक और एग्जांपल आप लिख लो, पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो, ठीक है। लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर originate only from one atom and share by
शेयर बाय बोथ एटम्स ब्रैकेट में लिख लीजिए अनइक्वल शेयरिंग। शेयरिंग कैसी हो रही है? अनइक्वल है। एग्जाम्पल, एक जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिखवाया वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक और लिख लीजिए। जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया से अमोनियम आयन बन रहा है, तो किस तरह से बन रहा है? एच आयन से रिएक्शन हो रही है। एच आयन से रिएक्शन हो के अब एच आयन के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, तभी तो एच आयन बना। तो भाई क्या बन गया? अब नाइट्रोजन अपने की 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेगा? इसको और थोड़ा सा क्लियरिफाई करके लिख लो इस तरह से। क्लियर हो गई बात? शेयरिंग हो गई। या हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? डेट इज दिस, हम ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी स्ट्रक्चर किसकी हो गई? डेट इज अमोनियम आयन। ये हमारा क्या हो गया? अमोनियम आयन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए अब यहाँ जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है डेट इज कॉल्ड लुईस एसिड। इसी के नीचे पॉइंट बना के लिखिए, इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड लुईस बेस, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रॉन acceptor is called Lewis acid। ठीक है, अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्या वो लुईस बेस होगा, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्या वो लुईस बेस की तरह काम कर सकता है? तो आप इस बात में ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसके साथ मैशअप मत करना। ये पॉइंट लिख लो आप कहीं ना कहीं स्टार डाल के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसके साथ मैशअप मत करना। लिख लीजिए En ऑफ एनी एटम, En ऑफ एनी एटम डजेंट मैटर। इसका En के साथ कोई संबंध नहीं है, किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कोई संबंध नहीं है। भाई देखो, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको मिल जाएंगे, और जिसके पास एक्स्ट्रा है वो शेयर कर लेगा। कुछ केसेस में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैशअप नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग में इस पॉइंट को रखना है, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं केमिस्ट्री में कि किसी को किसी के साथ जोड़ दिया, किसी को किसी के साथ जोड़ दिया, तो हम यही कंफ्यूज आते हैं, क्या पता उसका इफेक्ट पड़ता हो उस पर। इसलिए हम थोड़ा सा क्लैरिफाई पॉइंट टू पॉइंट करते जाएंगे। ठीक है, ये जेई लेवल का पॉइंट है, आप इसको याद रख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना, माइंड में क्लियर होगी बात? चलिए एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये क्या है भाई? डेट इज वाटर, H2O। और ये क्या है भाई? एच आयन। इसके पास इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, डेट इज लुईस बेस। और ये क्या हो गया भाई? अब लुईस एसिड। इतना तो क्लियर है, मिल गए। वाटर क्या बनाता है भाई? जल्दी बोलो। एच आयन के साथ हाइड्रोनियम आयन। इसने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन एच आयन को दे दिए, यानी कि अनइक्वल शेयरिंग हो गई यहाँ पे, और पूरे पे आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। याद आया? क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। देखिए, हम बिल्कुल बेस से शुरू कर रहे हैं और लेकर जाएंगे अप टू जेई एडवांस। ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो भी मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हम कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? जेई एडवांस लेवल तक। क्लियर हो गई बात? तो जो बच्चे इस समय 11th-12th में हैं, पढ़ रहे हैं, या जो ड्रॉपर हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, हमारा जो चलेगा
बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेगा पूरा और कहाँ तक जाएगा, जेई एडवांस लेवल तक जाएगा। क्लियर हो गई बात? जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है, और जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक भी हम लेके जाएंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, कुछ डिफरेंस है। एडवांस, जे एडवांस और ज़्यादा अपर लेवल का हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस लेवल तक या एंड नीट लेवल तक लेकर इसको जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गए? ठीक। लुईस एसिड कौन होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, एक चीज और है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस कैटेगरी का होता है, सिग्मा या पाई बॉन्ड? क्योंकि भाई देखो, जो कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, सबसे पहले अभी हम सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है, जैसे मान लिया ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना तो दैट इज सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले कौन सा बनता है? सिग्मा। और दूसरा जो बनता है वो हमेशा पाई बॉन्ड होता है, दूसरा सिग्मा कभी नहीं होता। फिर अगर तीसरा बनेगा, जैसे नाइट्रोजन में तीसरा बन रहा है, तो नाइट्रोजन में एक तो हो गया सिग्मा, और ये दोनों कैसे हो गए? पाई पाई। फिर पाई पाई ही बनते चले जाते हैं। क्लियर होगी बात? मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बनते हैं, 4 कुछ रेयर केसेस में होते हैं 2 एटम्स के बीच में। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया हमारा क्लियर पॉइंट। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या चक्कर है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ये चक्कर है कि ये भी कैसा होता है? सिग्मा। पहला कैसा बनता है? ये सिग्मा, और दूसरा जो बनेगा वो भी कैसा होगा? पाई होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना, चाहे आप नोट कर लीजिए कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है सबसे पहले कौन सा होता है? सिग्मा, और उसके बाद अगर सेकेंडरी बनता है तो वो कैसा होगा? पाई बॉन्ड होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, कि आपका कंप्लीट हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, एक चीज और, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री के लिए साइंटिस्ट ने क्या क्या अपनी थ्योरीज दी। लुईस आए, लुईस कॉन्सेप्ट दिया। कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम? कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? सबसे पहले आया था, लुईस ने दिया था लुईस कॉन्सेप्ट, क्योंकि लुईस ने ही कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सजेस्ट किया था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आएगी। लुईस कॉन्सेप्ट में क्या है? डॉट स्ट्रक्चर है। ये भी फेल हुई क्योंकि इसने स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन कर दी, जियोमेट्री में फेल हो गई है, ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? फिर आया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर आई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग दिया। भाई ओवरलैपिंग होती है और जो है इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और इस तरह से बॉन्डिंग होती है। फिर ये भी थ्योरी फेल हुई। फिर कौन सी थ्योरी आई? फिर उसके बाद आई हमारी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। जब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो हमारी VSEP थ्योरी आ गई, जिसको वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। ये वेस्पर थ्योरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही क्योंकि इसने जो है ज्योमेट्री बताई, ये बताया कि जो स्ट्रक्चर होती है मॉलिक्यूल्स की, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, क्या बॉन्ड एंगल होता है, काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया। तो डेट इज वेस्पर थ्योरी बहुत ज़्यादा कामयाब रही। फिर एक थ्योरी और आती है, डेट इज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सब थ्योरी जो है हम आज पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे करके इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, हम आज जो पढ़ेंगे मेनली हम क्या पढ़ेंगे? अब इन सब थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, व्हाट इज वैलेंसी। ठीक है ना? इन थ्योरी को देखो हम आज तो नहीं पढ़ पाएंगे एक साथ, वीडियोस में पढ़ते जाएंगे, एक एक क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप इनको क्लियर करते जाएंगे। लेकिन आज हम ये जानेंगे भाई वैलेंसी क्या है। जब तक हमें वैलेंसी नहीं पता होगी तो हम ये कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। दैट इज द बेस ऑफ दिस ऑल कॉन्सेप्ट कि वैलेंसी क्या है। बच्चे वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको भी हम आज क्लियर करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वैलेंसी वर्सेस ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में लाइट छिड़ गया है, तो बताओ इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसको क्लियर करें। क्लियर होगी बात? चलिए, तो पहले हम वैलेंसी को ही समझते हैं कि क्या होती है, फिर उसके बाद हम ये थ्योरीज पर आएंगे। वैलेंसी क्या है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? भाई देखो,
आपको मान लिया 3 रोटी की भूख है, कितना खाते हो? 3 रोटी, 3 रोटी, और आपको हॉस्टल में मिलती है 5 रोटीज। कितनी मिली आपको? 5 रोटी, 2 एक्स्ट्रा है, 2 आपने दे दी, डोनेट कर दी, दे दी, तो आपकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। यही मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं कि आपने जो मुझे 2 रोटियां दी हैं, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाएगी? +2, क्योंकि आपने दिया है ना उसको, दैट इज +2। ऑक्सीजन स्टेट में क्या होता है? प्लस माइनस चार्ज लगते हैं, जबकि वैलेंसी में चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया आपके पास आपकी 3 रोटी की भूख है, ठीक है, और आपको मिली कितनी? 2 रोटीज, ये आपको मिली, तो आपको कितनी की और नीड है जिससे कि आप सेटिस्फाइड हो जाओ, आपका ऑक्टेट पूरा हो जाए? आपको सिर्फ 1 रोटी की जरूरत है। आपने 1 रोटी अपने दोस्त से ले ली, ठीक है, 1 रोटी अपने दोस्त से ले ली, तब आपके पास कितनी हो गई? 2 + 1 3 हो गई। तो आपकी वैलेंसी कितनी हुई? इस केस में आपकी वैलेंसी कितनी कहलाएगी? 1। लेकिन इस केस में आपकी ऑक्सीजन स्टेट क्या कहलाएगी? -1। दैट इज द पॉइंट टू बी कि ऑक्सीजन स्टेट में चार्ज लग जाता है। अगर आप दे रहे हो दैट इज +2, ले रहे हो दैट इज -1। यहाँ पर वैलेंसी दे रहे हो 2, ले रहे हो 1। डिफरेंस क्लियर होगा? यही बेसिक डिफरेंस है, और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, यही बेसिक डिफरेंस है। वैलेंसी, भाई देखो वैलेंसी, अभी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने देखो किसकी? H2O की स्ट्रक्चर बनाई, तो हमने क्या करा भाई? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कहाँ से क्रिएट होती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी शेल होता है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। ये भी बात आप क्लियर कर लो, बहुत बेसिक बात बता रही हूँ मैं आपको। जो जैसे मान ली सोडियम है, सोडियम की 11 होता है एटॉमिक नंबर, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 है, 8 है और 1 है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना? 1। तो ये जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ये बात ध्यान रखनी है। क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, 2, 8, 7, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ यही 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, इनका कोई मतलब नहीं इससे। इन्होंने कह दिया भाई हम तो संतुष्ट हैं, हमें नहीं करना तुम्हारे इन कामों में, हमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है किसी पार्टी में, हम तो संतुष्ट हैं, तुम करो, तुम बनाओ जो तुम्हें बनाना है, तुम ही करो जो तुम्हें करना है, तुम ही आपस में मिलजुल कर तुम ही अपने नए नए फ्रेंड्स बनाओ, अपने नए नए कंपाउंड्स बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, इसलिए उसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या आ रहे हैं, देखो इसको निकलना इसके लिए आसान है, तो ये दे देगा 1, डेट इज +1। ये ले लेगा आसानी से 1 अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, डेट इज -1। क्लियर है? तो अभी चूंकि दे रहा है, डेट इज 1 इसकी क्या हो गई? वैलेंसी, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हुई? +1। क्लोरीन के केस में ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1 इसकी क्या हुई? वैलेंसी, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट की इसकी क्या हो गई? -1। इतना क्लियर होगी बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जैसे मान ली कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 है, 2, 8, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई? मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? +2। ऐसी ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट कितनी हुई? -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्लियर होगी बात? डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब वैलेंसी हम कहाँ यूज करते हैं? अभी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, पूरा कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वहाँ हमारी क्या यूज होगी? वैलेंसी। ठीक है, लेकिन जब रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे चल के, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट की का बात आती है और वहाँ ऑक्सीजन स्टेट पूछी जाती है, तो वहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन फंडा एक ही है दोनों का। चलिए अब वैलेंसी के लिए थोड़ा लिख लेते हैं। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी
ऑफ एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट की क्या कहेंगे हम, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है वो उसकी वैलेंसी बन जाएगी। जैसे मान लिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, सोडियम आयन है, सोडियम है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी वो 1। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसकी वैलेंसी 1। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब उसकी कैपेसिटी हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, कोई भी एलिमेंट है उसकी कैपेसिटी हम किस बेस पे डिफाइन करेंगे, उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करने का आधार क्या है, वैलेंसी। क्लियर होगी बात। इस समय ये पता चलेगा कि सोडियम जो है सोडियम आयन बनाता है और इस तरह रिएक्शन करता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी टेंडेंसी है और तभी वो रिएक्शन कर पाता है। अगर क्लोरीन को एक एटम मिलेगा ही नहीं तो वो रिएक्शन क्यों करेगा। जैसे ऑक्सीजन का हिसाब है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अगर उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं तो वो रिएक्शन क्यों करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे तभी तो करेगा। ठीक है, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी की वो कितनी मात्रा में कोई भी एलिमेंट हमारा रिएक्शन करता है। क्लियर हो गई बात। अब इसके टाइप्स, दैट इज द 2 टाइप्स। देखिए हमने टाइप्स को किस हिसाब से बांटा है, जब हम आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देने लेने की बात हो रही है, हम कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात हो रही है। इस तरह से वैलेंसी भी 2 टाइप में हमने डिवाइड कर दी है। पहला टाइप हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये किन के लिए आ गई, जो आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, और नेक्स्ट आ गई कोवैलेंसी, जो कोवलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, अब इनके लिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एटम। क्लियर है। इसमें क्या लिखेंगे हम कोवैलेंसी में, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। क्लियर होगी बात। अब क्या होता है, नेक्स्ट लिखिए, इट इज कंसीडर इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जब आयनिक बॉन्ड बनते हैं तब इसको हम कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, तभी तो नाम देंगे भाई, इट इज कंसीडर इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इट इज कंसीडर इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और भाई कोवैलेंसी कहाँ होगी, कोवैलेंसी इट इज कंसीडर इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है बात। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी में ही और लिख लीजिए ऊपर, आप इसके अपने नीचे लिख लीजिए, मैं यहां ऊपर लिख देती हूं इलेक्ट्रोवैलेंसी में। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज नॉट एडेड टू वैलेंसी। ठीक है, यहां भी यही पॉइंट आप लिख दीजिए, सेम एज पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो आएंगे ही नहीं आएंगे। क्लियर होगी बात। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इन NaBr सोडियम शो 1 इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब हम यहां क्या बोलेंगे इसके लिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो हम वर्ड यहां पर लगाएंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल यहां आप लिखो, इन ऑक्सीजन O शो 2 कोवैलेंसी, या हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कोवैलेंसी, क्योंकि यहाँ कोवैलेंट कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस था, वो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया, इससे आपको क्लियर भी हो गया वैलेंसी का। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट कंपाउंड एंड कोवैलेंसी
इलेक्ट्रोवैलेंसी इट मीन्स वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, वैलेंसी का ऑक्सीजन स्टेट से क्या डिफरेंस है वो आपने क्लियर समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो डिफाइन करेगा कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, लुईस ने अपनी क्या थ्योरी दी थी। तब तक आप पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।